सेल वॉल होता है, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। और एनिमल सेल के अंदर जैसे आपको पता है सबसे आउटर मोस्ट कवर और बाउंड्री होती है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हम एनटीबी की पॉइंट्स के हवाले से चलेंगे थोड़ा सा, एसटीबी टेक्स्ट बुक के अंदर भी थोड़े से डिफरेंस वाले पॉइंट्स हैं, थोड़ी उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एनटीबी में जैसे पेज नंबर 12 एंड 13 पे सेल मेम्ब्रेन का जो है लाइक टॉपिक का हेडिंग मौजूद है एनटीबी में, पेज नंबर 12 एंड 13 पे, जिसमें आउटर बॉन्ड है। सिलेक्टेड मटेरियल ही जैसे सेल से बाहर आएंगे, हर चीज जैसे वो बाहर नहीं आ सकती। सिलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, व्हाई? बिकॉज ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल सेल की इन एंड आउट जाते रहते हैं, तो इसे हम कहेंगे सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी। ऑल मटेरियल नहीं जाएंगे, ना इन और आउट होंगे। कोई भी मटेरियल जैसे अंदर या बाहर नहीं जा सकता है, तो उसके लिए टर्म्स जो है, जैसे एक इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल की मीनिंग होती है कोई भी चीज जैसे सेल के अंदर ना दाखिल हो सके ना बाहर जा सके, तो उसे हम कहेंगे इम्परमिएबल। परमिएबल की मीनिंग होती है हर चीज जैसे सेल के अंदर दाखिल भी हो बाहर जाए, तो उसे हम कहेंगे परमिएबल। और सेमी परमिएबल की मीनिंग होती है सिलेक्टेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट। सेमी लफ्ज की मीनिंग ही जैसे हाफ होती है, हाफ की मीनिंग होती है सिलेक्टेड सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल जाते हैं, तो ये किसके जरिए जाएंगे? थ्रू सेल मेम्ब्रेन जाएंगे। कंपोजिशन के हवाले से ये एनटीबी की नई पॉइंट्स हैं जो पहले एसटीबी में नहीं थी। प्रोटीन्स तकरीबन 60 to 80% है, फास्फोलिपिड 20 to 40% है। कार्बोहाइड्रेट का भी प्रोपोर्शन होता है, स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो ये ऐसे प्रोपोर्शन वाइज जैसे क्वेश्चन है, याद करना जरूरी है टेस्ट के हवाले से, तो यकीनन ये टर्म्स भी आप याद करेंगे। प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स, जनरली जैसे हम कहते हैं कि जैसे जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड एंड प्रोटीन के बने हुए हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड कौन सा? फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, जैसे हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी पढ़ा था, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। सेल मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है इसका जो है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। प्लस में प्रोटीन का भी लेयर होता है, प्रोटीन्स भी डिस्पर्स होते हैं। बहरहाल वाट्स हम आगे चलते जा रहे हैं, बट फिलहाल हम ये डिस्कस करेंगे 60 to 80% प्रोटीन है, 20 to 40% फास्फोलिपिड या लिपिड का जो टाइप है ये होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का भी स्मॉल प्रोपोर्शन होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसटीबी में जैसे 57 पेज है, एसटीबी बुक आप थोड़ा सा ओपन करेंगे 57 पेज पे, जैसे लिपिड, ये जो लिपिड का जैसे बाई लेयर है, बाई लेयर की मीनिंग होती है 2 लेयर्स की जो कंपोजिशन उस हवाले से बताया गया। जैसे ये लिपिड का एक लेयर, ऐसी सेम डायग्राम है हमारे इसी 57 पेज पे मौजूद है, जैसे ये लिपिड की 2 लेयर है, जैसे लिपिड का एक लेयर, ये दूसरा लिपिड का लेयर। और लिपिड के कौन से मॉलिक्यूल हैं? फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में आपको पता है कि एक फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप, और ये 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल और फास्फेट ग्रुप, ये जो है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें आपको पता है कि ये जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, जैसे ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल दे अपोज टू ईच अदर, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। और ये जो फास्फेट ग्रुप होता है दोनों एंड का, दोनों एंड, जैसे ये लिपिड, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसमें 2 लेयर होंगे, जैसे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के ऐसे 2 लेयर होंगे, जैसे एक लेयर हुआ इसी तरह से दूसरा लेयर हुआ। तो यकीनन इनकी यहाँ क्या, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, दूसरा इंटरनल एनवायरनमेंट से। तो ये चाहे जो है इंटरनल या एक्सटर्नल हो, इनका रिलेशनशिप जो अदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से होते हैं, ये जो फास्फेट ग्रुप का जो रिलेशनशिप होगा इसे हम कहेंगे कि ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। और लिपिड के दोनों, जैसे ये लिपिड के जैसे फैटी एसिड एंड जो होता है, दे फेस टू ईच अदर एंड दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। 57 एसटीबी के अंदर है लाइक फास्फोलिपिड के बाइलेयर मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक के एंड जो होता है वो नॉन पोलर एंड कहते हैं, दे फेस टू ईच अदर। जैसे एक ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो इनके बारे में बात हो रही है कि ये दोनों जो है ये नॉन पोलर है एंड दे फेस टू ईच अदर, दे फेस टू ईच अदर। इसी तरह से हाइड्रोफोबिक एंड जिसे पोलर एंड कहते हैं, इनका रिलेशनशिप जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से होता है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। यानी ये जो फास्फेट ग्रुप है इसका जो रिलेशनशिप जो होगा यकीनन जो है किसके साथ होगा, इसका रिलेशनशिप जो होगा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से होगा, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं।
तो ये सेम पॉइंट जैसे 57 एसटीबी के अंदर ऐसे मॉडल को सैंडविच मॉडल जैसे करार दिया गया था, जो बहरहाल उसके हवाले से थोड़ी सी एक दो पॉइंट्स हैं लिपिड बायलेयर, तो हम यकीनन थोड़ा सा इन्हीं को डिस्कस करें। अब जैसे वापस जैसे हम आएंगे एनटीबी में, पेज नंबर 13 पे हम आते हैं दोबारा से, कि ये लिपिड बायलेयर जैसे थोड़ा सा दोनों बुक को देखना जरूरी है, थोड़ा सा लिटिल बिट एडिशनल पॉइंट्स हैं किनमें एसटीबी या एसटीबी एनटीबी में, तो हम उनको डिस्कस करें। तो मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड के दो लेयर्स जो हैं, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आइदर पार्शियली और होली एम्बेडेड। जैसे यकीनन आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा, पॉइंट्स भी होंगे, उनमें देखा होगा, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि लाइक कुछ ऐसे मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड के दोनों लेयर्स के साथ इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल। इसी तरह से कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होंगे जो सरफेस पे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो सरफेस पे भी होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन ऑफ द फास्फोबाइल लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आइदर पार्शियली और होली एम्बेडेड। पार्शियली की मीनिंग होती है थोड़े से सरफेस पे होंगे, होली एम्बेडेड यानी लिपिड, ये बाकी जो है लिपिड के बाइलेयर है, लिपिड का बाइलेयर कंपोजिशन वही सेम है। मॉडल जैसे ये जो मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके बारे में पॉइंट्स हैं कि जैसे लिपिड के दो लेयर तो हैं, दोनों लेयर्स के अंदर जैसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या तो टोटली होली एम्बेडेड है या जो है पार्शियली सरफेस पे भी होते हैं। तो इस हवाले से जैसे आप स्टूडेंट को मे भी थोड़ी सी पॉइंट चंद एक याद होंगी, यकीनन याद होंगी, कि एक ऐसे प्रोटीन जिनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरे ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं लिपिड के दोनों लेयर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं सरफेस पे होते हैं, चाहे इनर हो या आउटर सरफेस हो। तो सरफेस पे रहने वाले जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो ये जो लिपिड के बाइलेयर के अंदर जो प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड हैं, एम्बेडेड हैं, तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाते हैं। बहरहाल तो प्रोटीन्स जो होते हैं स्कैटर्ड थ्रू द मेम्ब्रेन इर्रेगुलर पैटर्न जस्ट लाइक आइसबर्ग इन सी। जैसे ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो ये इसका नेम इस वजह से आया है, फ्लूइड पोर्शन जैसे समंदर है या सी है तो ये फ्लूइड है, उसके अंदर आइसबर्ग जो है फ्लोट करते रहते हैं। काफी सारी जगहों पे ऐसे होते हैं जहाँ पे आइसबर्ग फ्लोट करते रहते हैं। तो समंदर का जो पानी है ये फास्फोलिपिड के बराबर है, और उसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल कुछ जो है सरफेस पे जैसे फ्लोट कर रहे हैं, कुछ अंदर से पड़े रहे, सिर्फ टिप्स नजर आ रही होती है। इसी तरह से कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल जो है डीपली अंदर जो है इनकॉर्पोरेटेड होते हैं लिपिड के बाइलेयर में, कुछ जो है सरफेस पे भी होते हैं। तो यानी आइसबर्ग जिस तरह से समंदर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिपिड के दो लेयर हैं वो बराबर है सी वाटर के, और इसके अंदर जो प्रोटीन्स जो हैं स्केटर्ड हैं, फ्लोट कर रहे हैं, वो प्रोटीन है। बाकी जैसे लिपिड के जो लेयर हैं वो यकीनन समंदर से, इसकी जो सी वाटर से जो इक्विवेलेंस या उसको बराबर तस्वर किया गया था, इस वजह से इसको जो नेम दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक कहते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल की सूरत में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे मौजूद होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, तो एक मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स वेरी मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, यानी जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, तो हर एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जो है डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स की अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की अरेंजमेंट होती है, एंड वेरी ऑन बोथ सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन की मीनिंग ये होती है जैसे ये सेल है तो उसकी एक इनर सरफेस है, दूसरी आउटर सरफेस है। हो सकता है आउटर सरफेस में जो है प्रोटीन की कंपोजिशन चेंज हो, और इनर सरफेस में भी प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है या उनकी जो टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। सेल टू सेल भी प्रोटीन डिफरेंट होते हैं, इनर आउटर सरफेस के अकॉर्डिंगली भी प्रोटीन जो है डिफरेंट होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, और बाकी जैसे ये साइज है 7 नैनोमीटर जो है इनकी थिकनेस है सेल मेम्ब्रेन की, वो बताई गई है। ऐसे टोकन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो हमें याद करने। तो ओवरऑल जैसे हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर हवाले से देखेंगे कि लिपिड की दो लेयर है, जैसे ये एक लिपिड का लेयर, दूसरा ये लिपिड का लेयर। इसी तरह से इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल आइदर इनकॉर्पोरेटेड हैं दोनों लिपिड के लेयर में, या जो है सरफेस पे मौजूद होते हैं। इसी तरह से जैसे यहाँ पे आप देखेंगे साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, साइटोप्लाज्म का मतलब है कि यानी ये जो साइड है ये साइटोप्लाज्म वाली साइड है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो एनवायरनमेंट होता है उसकी बात, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है। साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है
तो उसके साथ साथ जो है फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन उसकी होती है। जैसे आपको पता है कि साइटोस्केलेटन जिसमें 3 टाइप्स की फिलामेंट्स होती हैं, जैसे हमारे पीएमसी के सिलेबस में ये 3 टाइप्स की फिलामेंट्स का जिक्र तो नहीं है, बट एसटीबी में मौजूद है। माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेल का स्केलेटन होता है। प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, ये सेल साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। तो यानी इनर सरफेस पे जो है ये साइटोस्केलेटन है, आउटर सरफेस पे वेरियस टाइप के प्रोटीन्स वगैरह ये होते हैं दोनों, यानी इनर और आउटर सरफेस इनके हवाले से डिफरेंस है। प्लस में आपको यहाँ से थोड़े से येलो कलर के ऐसे जो पॉइंट्स ये दोनों लिपिड लेयर के अंदर नजर आ रहे हैं, ये एनिमल सेल की मेम्ब्रेन है, बिकॉज इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है। प्लांट सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जैसे एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड के लेयर के अंदर भी होता है, और दोनों लिपिड के लेयर को जैसे कनेक्ट करना ये भी काम जैसे इस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का होता है। प्लस में आप जैसे यहाँ पे सरफेस वाली साइड पे आप जैसे ये देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जो है यकीनन कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आइदर आप जैसे देख रहे हैं कि ये फास्फोलिपिड के साथ, जिस तरह लिपिड के साथ लिंक हो सकते हैं, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटीन के साथ भी लिंक होता है। जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएंगे, या जैसे लिपिड और जैसे कार्बोहाइड्रेट होंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड बन जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल की टर्मिनोलॉजी या नेम आपने जैसे पहले ही पढ़ी है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं, और इसी तरह से लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन से लिपोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। तो इसी तरह से यानी ये फास्फोलिपिड का जो बाइलेयर है उसके साथ ये जो आउटर सरफेस है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। इसी तरह से ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उनके साथ भी जो है कार्बोहाइड्रेट, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे, ये बन जाएंगे ग्लाइकोलिपिड बन जाएंगे। तो हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे ये है कि जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके अकॉर्डिंगली जैसे फास्फोलिपिड की 2 लेयर लाइक द सी वाटर है, और उसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं स्केटर्ड है। कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो मीन्स लिपिड के दोनों लेयर के साथ हैं, कुछ जो है सरफेस पे होते हैं। बाकी अदर मॉलिक्यूल्स के हवाले से इंटीरियर में साइटोस्केलेटल के एलिमेंट्स आ जाते हैं, आउटर सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड जैसे बन रहे थे, कार्बोहाइड्रेट भी अटैच है। एनिमल सेल होगा तो उसके अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी होगा, और बाकी प्लांट सेल और बैक्टीरिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो ये ओवरऑल थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है। फर्दर जो इसकी पॉइंट्स हैं एनटीबी या एसटीबी के हवाले से हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। ये एनटीबी में 13 पेज पे ही मौजूद है। 2 लेयर्स हैं, जैसे ये 1 नंबर लेयर है, ये जिस तरह से दूसरा नंबर लेयर है। अब फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक एंड फेस ईच अदर। ये जैसे देखें फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोफोबिक एंड है, एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, फेस टू ईच अदर, और हाइड्रोफिलिक एंड्स अपीयर ऑन द सरफेस। ये जो पर्पल कलर के जैसे मॉलिक्यूल है, जैसे इनका जो फास्फेट ग्रुप है, ये जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। बाकी जैसे फैटी एसिड है, दे फेस टू ईच अदर। स्टीरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल वेज इन फास्फोलिपिड लेयर एट सम इंटरवल्स की मीनिंग होती है, जैसे आपको ये येलो कलर की जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। ये जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या वेज्ड है, एंड असिमेट्रिकल इन नेचर है। ये दोनों जो सरफेसेस हैं, दोनों हाफ्स हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। असिमेट्रिकल लफ्ज की मीनिंग होती है आइडेंटिकल। जैसे अगर हम देखें कि ये जैसे अगर हम कहें कि ये जो लेयर है 1 लेयर ये आउटर सरफेस का है, तो आउटर सरफेस का है, उसमें आप जैसे देखें ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे, या इसी तरह से ये लिपिड मॉलिक्यूल, उसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोप्रोटीन। इंटीरियर पे ये नहीं होगा, यानी जो सेल की जो अंदर का जो लेयर होगा उसमें ऐसी अरेंजमेंट नहीं है, बट आउटर जो कवर होगा उसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ग्लाइकोलिपिड भी है, बट अंदर वाला जो लेयर होता है उसके साथ ऐसी अरेंजमेंट नहीं होता। इसी वजह से हम कहेंगे लिपिड के 2 लेयर हैं, बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट सेम, नॉट सिमिलर, एक दूसरे से डिफरेंट। हालांकि है क्या, 2 लेयर हैं लिपिड की, 2 लेयर, 1 लेयर और ये दूसरा लेयर, बट बोथ आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। एक जैसे सेम सिमिलर आइडेंटिकल नहीं है, इनमें फर्क है। ठीक है, फर्क है। तो स्टीरॉइड कोलेस्ट्रॉल ये किसकी फीचर है, ये जो है एनिमल सेल की फीचर है, प्लांट सेल की फीचर नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसमें अगेन यहाँ पे थोड़ी सी इसकी इलस्ट्रेशन को और भी इलाबोरेट करते हैं। जैसे ये जो है
ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, ये एक्सटीरियर साइड है। तो लिपिड के जैसे दो लेयर हुए ना, एक ये लेयर है, दूसरा ये लेयर है, तो दोनों लेयर है जैसे उसमें आप जैसे देखेंगे फर्क है, सेम या सिमिलर नहीं है। जैसे ये जो है आउटर सरफेस वाला है और ये जो है इनर सरफेस वाला है। आउटर सरफेस वाला होता है तो आप जैसे देखें ये जो पार्ट है इसके साथ जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है प्लस ये प्रोटीन, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हुए। ग्लाइकोप्रोटीन अंदर वाले लेयर पे नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें ये लिपिड मॉलिक्यूल है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी है, तो ये ग्लाइकोलिपिड हुए। ग्लाइकोलिपिड भी इस अंदर वाले लेयर पे यानी इस लेयर पे इस साइड पे नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे असिमेट्रिकल कहेंगे। इसी तरह से ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है इसकी इलस्ट्रेशन थोड़ी इलार्ज करके दिखाई गई है, तो उसमें आप येलो कलर की ये जो आप देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हैं, लिपिड के लेयर के दरमियान भी होंगे और दोनों लेयर्स को आपस में लिंक करने का लिंक्ड भी इस तरह से पैटर्न में भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल इस सूरत में भी होते हैं। बाकी आप जैसे देखें एक चीज और नोट करें कि प्रोटीन की अरेंजमेंट कैसी है। एक प्रोटीन ऐसे होते हैं जो लिपिड के दोनों लेयर्स में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, जैसे ये प्रोटीन है लिपिड के दोनों लेयर्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, शामिल है इनके साथ, तो ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरे ऐसे प्रोटीन है जो सरफेस पे हैं, दूसरे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सरफेस पे हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, जो सरफेस पे होते हैं। जो लिपिड के दोनों लेयर्स के साथ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, बाकी कोलेस्ट्रॉल भी है और फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट आपने देखी कि ये जो दो एंड्स होते हैं जैसे इन्हें हम कहते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड दे फेस टू ईच अदर, अपोज ईच अदर, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, बट इनका जो फास्फेट ग्रुप होता है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से इनका रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह की ये जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉइंट्स जो है। और इसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या है कि नेक्स्ट हेडिंग में अगेन मोस्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन ड्रिफ्ट इन साइडवेज। ड्रिफ्ट की मीनिंग होती है ऐसे मूव करते रहते हैं, जैसे समंदर के अंदर जैसे आइसबर्ग फ्लोट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उससे हम कहेंगे ड्रिफ्ट कहेंगे। मोस्ट प्रोटीन ड्रिफ्ट इन साइडवेज। साइडवेज यानी साइड्स के जरिए जैसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। मोस्ट प्रोटीन्स ड्रिफ्ट इन साइडवेज, साइडवेज में जैसे मूव करते रहते हैं, साइडवेज साइड की सूरत में। एंड साइडवेज एंड इन फ्लूइड बाय लिपिड का जो बाई लेयर है इसके अंदर जो ये प्रोटीन है ऐसे मूव करते रहेंगे, प्रोटीन्स ऐसे मूव करते रहेंगे जिन्हें हम कहेंगे ड्रिफ्ट एंड साइडवेज। प्रोटीन्स विद इन मेम्ब्रेन डिटरमाइन द मोस्ट फंक्शन। विद इन मेम्ब्रेन की मीनिंग होती है जैसे ये प्रोटीन है, मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, लिपिड के बाई लेयर के अंदर होता है, तो जाहिर है इसके अंदर सर्टेन मॉलिक्यूल इन या आउट भी होते रहते हैं, जैसे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये इनके जरिए सोडियम या पोटेशियम इस तरह से पर्टिकुलर, जैसे हम न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन देखें तो उनके अंदर ऐसे सोडियम पोटेशियम चैनल ज्यादा होते हैं, तो जाहिर है न्यूरॉन का जो फंक्शन होगा इन्हीं की जो सोडियम या पोटेशियम आयन की वजह से पोलैरिटी में चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है तो सोडियम पोटेशियम पंप जो प्रोटीन होते हैं, चैनल होते हैं ऐसे, तो यकीनन जो इस न्यूरॉन के सारे फंक्शन जो इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से रेगुलेट होते हैं, इन्हीं प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से रेगुलेट होते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सूरत में भी मौजूद है। फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन भी मौजूद है, जैसे इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की तरफ जैसे जो है यकीनन जैसे ये आप देखें साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन इंटीरियर टू द जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनिल न्यूक्लियस वगैरह इनको सारी एक पोजीशन में होल्ड करना रखना, ये काम जैसे इन साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल का होता है। फिलामेंट्स आर साइटोस्केलेटन और इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करते हैं ताकि वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये सारे कंटेंट्स ऑर्गेनिल वगैरह एक जगह पे फिक्स हो। ऐसे ना हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस तरह से उसकी साइज को बड़ी हो जाए या एनलार्ज हो जाए, बस्ट हो जाए, उन सब चीजों को होल्ड करना रखना एक जगह पे, ऑर्गेनिल्स की मूवमेंट वगैरह सब जो है अंदर हो इस साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके लिए साइटोस्केलेटन का फ्रेमवर्क ये जरूरी है। और ये साइटोस्केलेटन इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके साथ लिंक होते हैं, इनर साइड। और प्लस में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जैसे एनिमल सेल की फीचर है उसमें भी जैसे पाए जाते हैं। तो अगेन हम इसको थोड़ी सी इनलार्ज तस्वीर को देखते हैं, यही सेम है जैसे जैसे आप देखेंगे ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो लिपिड के बाइलेयर में, और उसके साथ साथ ये अगर कार्बोहाइड्रेट है
तो यकीनन ये ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे। ये लिपिड के मालिक्यूल हैं, लिपिड के मालिक्यूल के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। ये इंटीरियर है, साइटोप्लाज्म वाला साइड है, इसमें साइटोस्केलेटन अटैच होंगे। ये चैनल प्रोटीन है, लिपिड के बाइलेयर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, जिनके जरिए सर्टेन सब्सटेंस इन या आउट होंगे। तो इसी तरह से काफी सारे सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रोटीन भी होते हैं, ग्लाइको जैसे प्रोटीन है खास तौर पे, ये रिसेप्टर प्रोटीन भी होंगे। आगे इसके फंक्शन आते जाएंगे तो हम यकीनन डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल जैसे सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हुई। स्ट्रक्चर के बाद जैसे नेक्स्ट जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू है, हमारे सिलेबस में ये पॉइंट्स तो नहीं है, बट हम जैसे सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो उसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी कि लाइक कंपोनेंट कौन से हैं सेल मेम्ब्रेन के। ये हालांकि जिस तरह से मींस एनटीबी या एसटीबी के कंपोनेंट्स नहीं है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेजर कंपोनेंट है वो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। आपको पता है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल मेन फैब्रिक ऑफ द प्रोटीन, मेन फैब्रिक ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फैब्रिक है, बिकॉज यही इसी के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं या सरफेस पे होते हैं। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल होता है अटैच्ड बिटवीन द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है, एज वेल एज बिटवीन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान भी होता है ताकि दो लेयर लिपिड के एक जगह पे पोजीशन में हेल्ड रहे। इसी तरह से एक प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन embedded in the phospholipid bilayer and may not penetrate through the lipid layer। जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, they are incorporated into the lipid layer, इसे इंटीग्रल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन ऑन द इनर साइड और आउटर सरफेस। पेरिफेरल प्रोटीन होंगे या इनर सरफेस पे होंगे या आउटर सरफेस पे होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे ये प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, तो इनर या आउटर सरफेस पे होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स भी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंपोजिशन के हवाले से, जनरली अटैच टू द प्रोटीन्स ऑन द आउटर आउटसाइड मेम्ब्रेन। जनरली जैसे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और इसी तरह से कभी कभार जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं लिपिड के साथ भी अटैच होते हैं, बट जनरली जैसे होते हैं, जैसे ये लिपिड के साथ भी अटैच है, लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच है, बट जनरली दे आर अटैच विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल, तो उन्हें हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। तो कोई भी जैसे सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फास्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड की सूरत में भी मौजूद है, और ये सारी कंपोनेंट या ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन की होती है, टिपिकल सेल मेम्ब्रेन की होती है। इसी तरह से हम आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे कि अभी हमने नोट किया कि इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी है। जैसे ओवरऑल हमने कंपोजिशन में पढ़ा था कि मेजर कंपोनेंट प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट भी है स्मॉल क्वांटिटी में, और लिपिड भी है। तो सबसे पहले जो है लिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन के, उनके फंक्शन क्या है, जो एनटीबी में 13 पेज पे मौजूद है। लिपिड कंट्रोल्स फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स कंट्रोल फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये इस फास्फोलिपिड की वजह से होती है। फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से मटेरियल सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। अगर ये फ्लूइड नेचर बरकरार नहीं रहती है तो जाहिर है मटेरियल की इन या आउट वाली जो प्रॉपर्टी है ये नहीं रहेगी, तो देन वो सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसके लिए जरूरी है कि यानी ये जो है लाइक लिपिड की जो कंसंट्रेशन पर्टिकुलर होनी चाहिए ताकि फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बरकरार रहे। ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोर फ्लूइड एंड मोर फ्लेक्सिबल। जितनी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटर क्लास में, जो इंटर क्लास इन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि जैसे एट हाई टेम्परेचर लिपिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, थर्मो रेगुलेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन जैसे ज्यादा हो जाती है अनसैचुरेटेड, तो देन फ्लूइड नेचर बरकरार रहती है, अदरवाइज डेथ हो जाती है थर्मो रेगुलेशन में। बहरहाल वो आगे की टॉपिक है। कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजेस द लिपिड बाइलेयर, डिटरमाइंस मोस्ट फंक्शन एंड रिस्ट्रिक्ट एंट्री और एग्जिट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो इनके साथ साथ एनिमल सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल का काम होता है स्टेबलाइजेस लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर को स्टेबलाइज रखना है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, तो यकीनन कोई एक ऐसी कंपोनेंट, ऐसी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए जो सेल मेम्ब्रेन की जो इसकी फ्लूइड नेचर ओवरऑल स्ट्रक्चर को बरकरार रख सके। उन्हें हम कहते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स रेगुलेट द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन
which is necessary for the retain the cell's shape. If cholesterol is absent in cell membrane, then because of excess fluidity there may be chances of cell lysis. अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे, जैसे आपको पता है ना, कोलेस्ट्रॉल जैसे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। अगर ऐसी सब्सटेंसेस ज्यादा सेल में दाखिल हो गई तो जाहिर है ज्यादा दाखिल हो गई तो इसमें सेल का लाइसिस भी हो सकता है, डेथ भी हो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सेल। सो कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये ग्रीन कलर में ये जितने भी पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये हमारे किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस में ये दोनों लाइंस हैं जो आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। स्टेबलाइजेज द लिपिड बाइलेयर, डिटरमाइन मोस्ट फंक्शन, रिस्ट्रिक्ट एंट्री और एग्जिट ऑफ द पोलर ऑयंस एंड मॉलिक्यूल। इस तरह से जो है ये कोलेस्ट्रॉल या ओवरऑल लिपिड का रोल होता है। फ्लूइड नेचर बरकरार रखनी है, सर्टेन सब्सटेंसेस है उनकी जो एंट्री को रोकना है, अदरवाइज जो है सेल की लाइसिस हो सकती है, उसके लिए जो है कोलेस्ट्रॉल का इम्पोर्टेंस है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि लाइक प्रोटीन्स का जो है क्या रोल होता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के लिपिड का फंक्शन, प्रोटीन का भी ऐसे ही फंक्शन है। जस्ट फॉर 2 मिनट्स वॉइस बंद। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमने थोड़े से लिपिड के फंक्शन जिसमें फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल लिपिड की कैटेगरी में आते हैं उनका डिस्कस किया। अब ये सारे नेक्स्ट जो हेडिंग्स हैं उसमें सब जो है प्रोटीन्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शन क्या है, ये एनटीबी का टॉपिक है, पेज नंबर 14 पे है। जैसे सबसे पहले चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन की हेडिंग है, चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। जैसे कि आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसे प्रोटीन है जिन्हें हम कहते हैं इंटीजरल प्रोटीन कहते हैं, जो लिपिड के बाइलेयर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। इन्हीं चैनल प्रोटीन के जरिए सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन या आउट ऑफ द सेल जाते हैं। जैसे जो हमने जैसे चैप्टर 3 एसटीबी का बुक है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप के तौर पे हमने पढ़ा था, या सोडियम पोटेशियम
आयन चैनल जो पढ़ा था उनके अंदर सोडियम या पोटेशियम मूव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इन्हीं चैनल प्रोटीन के जरिए होगी। तो ये पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन होता है। जैसे अगर आप देखें ये जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, उनके दरमियान एक जैसे चैनल बना हुआ है, तो इसके जरिए ये मॉलिक्यूल्स जैसे अंदर आ रहे हैं। बाकी तो ये जनरल डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का प्रोसेस जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो सकता है। तो ये इसके लिए किसी भी चैनल प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है कि इस चैनल प्रोटीन के जरिए पास हो। बट आप जैसे देखेंगे अगर मखसूस टाइप के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, तो यकीनन उनके जरिए जैसे ये गेट बने हुए उनके जरिए ये मॉलिक्यूल आते हैं। तो ऐसे डिफ्यूजन को हम जनरली कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं जैसे चैनल प्रोटीन्स, उसके बाद कैरियर प्रोटीन्स कंबाइन विद सब्सटेंस एंड हेल्प टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे ये जैसे कैरियर प्रोटीन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैरियर प्रोटीन की है। तो आप जैसे देखें ये सब्सटेंस है, इन कैरियर प्रोटीन के साथ यहाँ पे कंबाइन होंगे, देन इसको जो मूव करेंगे इनसाइड द सेल, ऐसे प्रोटीन को हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इसे हम कहेंगे चैनल प्रोटीन, जिसके जरिए सब्सटेंसेस जो है सेल के अंदर या बाहर जा रही है। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहेंगे कि ये कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन कहलाएंगे, ये कैरियर प्रोटीन कहलाएंगे। जैसे आप देखें ये एक स्पेसिफिक पॉइंट होती है, इसके साथ जो है सब्सटेंसेस यहाँ पे इनके साथ बाइंड होंगे, देन जो है ये मॉलिक्यूल जैसे सेल के अंदर आते हैं। ये कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। इसी तरह से आपको पता है कि एक और सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है। सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी की मदद से, जैसे आपको पता है कि ये जो है मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है, तो एटीपी खर्च होता है, तो ये मटेरियल सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। तो ये भी सारे जो है प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। सोडियम पोटेशियम पंप इज अ प्रोटीन, उसे हम कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। तो कैरियर प्रोटीन कंबाइन विद सब्सटेंस हेल्प टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अदरवाइज ये सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं आ सकती थी, जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ यहाँ पे लिंक हुए तो ये अंदर आई है। ठीक है, इस तरह से ये जो है चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन की हेडिंग है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में जाते हैं। कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन के बाद दूसरी कैटेगरी है एंजाइम्स की। बाय द वे आपको पता है कि कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी लिंक है, वरना तो ऐसे एंजाइम्स तो जनरली साइटोप्लाज्म में अक्सर आपने फंक्शंस के हवाले से देखा होगा या एक्स्ट्रा सेल्यूलर उनका रोल या फंक्शन देखा होगा, जैसे गट या डाइजेस्टिव जैसे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ल्यूमन के अंदर उनका जैसे एक्शन है। बट कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ भी एंजाइम होते हैं। जैसे जिन्होंने इंटर क्लास पढ़ा है, हार्मोन्स का टॉपिक पढ़ा है, उनको पता है कि एक एंजाइम है जिसका नेम है एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है। जब ये हार्मोन और रिसेप्टर कंबाइन होंगे तो इनएक्टिव एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है और देन एटीपी को सीएएमपी में ब्रेक करता है। सीएमपी इज जनरली कॉल्ड एज सेकंड मैसेंजर। उसके जरिए उस सेल की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं या सेल की फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं। यही सेम फिनोमेना दिखाया गया है कि सेल मेम्ब्रेन है, ये जैसे देखें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है और ये हार्मोन है। जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये इनएक्टिव एंजाइम है जिसका नेम है एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम। ये एंजाइम अब सेल मेम्ब्रेन का एक्टिव एंजाइम हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू सीएमपी। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू सीएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये सीएमपी इज कॉल्ड सेकंड मैसेंजर और ये सेकंड मैसेंजर सेल की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करेगा या चेंज करेगा। तो यानी सर्टेन एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन के साथ भी होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैव एंजाइम्स फंक्शन, जैसे एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम है, कन्वर्ट्स एटीपी इनटू सीएमपी और सीएमपी की एक सेकंड मैसेंजर के तौर पे रोल या फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल की फिजियोलॉजी को चेंज करता है। इस तरह से हम नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट हेडिंग में। एंजाइम के बाद तीसरी कैटेगरी है रिसेप्टर मॉलिक्यूल। जैसे कि आपको पता है कि एक तो खास तौर पे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन, हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक एक टारगेट होता है, टारगेट सेल उस पे उसका एक्शन होता है, अदरवाइज हार्मोन हर सेल पे जो है उनका एक्शन नहीं होता है। तो उनके लिए यकीनन क्या होने चाहिए, ऐसे सेल जिनकी जो टारगेट सेल होते हैं या जिन पे से उस हार्मोन का इफेक्ट होता है, उसको रिसीव करने के लिए यकीनन एक ऐसे रिसेप्टर होने चाहिए जिसके साथ हार्मोन आके बाइंड करे। अदरवाइज हार्मोन बाइंड नहीं होगा तो आगे केमिकल कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल। जैसे ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसका ये रिसेप्टर प्रोटीन है।
तो जब ये रिसेप्टर प्रोटीन इसके साथ बाइंड होंगे तो ही जैसे लाइक कोई एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं हुआ। तो रिसेप्टर हमेशा स्पेसिफिक इन शेप होते हैं। बाइंडिंग मॉलिक्यूल ऑफ द रिसेप्टर कैन ब्रिंग अबाउट इंट्रासेल्युलर फंक्शन, जैसे हार्मोन्स होते हैं उनका एक टारगेट सेल होता है, उसी पे उनका इफेक्ट होता है। ये तभी पॉसिबल है जब यकीनन इस रिसेप्टर के साथ, सेल के रिसेप्टर के साथ हार्मोन जब बाइंड होगा तो ही उसका जो इफेक्ट होगा, फंक्शन होगा उसका, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी कैटेगरी जो है प्रोटीन की कैटेगरी है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल। इसी तरह से नंबर 4 एंटीजन, ये भी हमने रिसेंटली जैसे पढ़ा है। एंटीजन, एंटीजन enables cells to recognize other cell. Foreign antigens can be recognized and attacked by immune system. जैसे हमने पढ़ा है, अगर हमारे अपने ही से प्रोटीन्स हैं या अपने ही पार्ट्स हैं, उनको हमारा इम्यून सिस्टम कुछ भी नहीं करता है। बट कोई फॉरेन सेल या कोई पैथोजन की एंट्री होती है तो यकीनन उसको एज ए ट्रीट करेंगे फॉरेन सेल, और इम्यून सिस्टम हमारा उस सेल को डिस्ट्रॉय कर लेता है, किल कर लेता है। ये तभी पॉसिबल है यकीनन तो एंटीजन की वजह से। इनेबल सेल्स टू रिकॉग्नाइज अदर सेल्स एंड फॉरेन एंटीजन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अटैक बाय द इम्यून सेल्स। ठीक है, जैसे ये बी सेल है, इनके रिसेप्टर जो है, ये रिसेप्टर हैं, ये प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर प्रोटीनियस इन नेचर है। जैसे ये एक वायरस है, इसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको जो यकीनन इसको किल करते हैं, तो ऐसा ये इम्यून सिस्टम के जरिए जैसे एंटीजन का रोल है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एज अ सेल सरफेस मार्कर। ये भी जैसे प्रोटीन की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं। इनका रोल क्या है? सेल सरफेस मार्कर के तौर पे है। मोस्ट ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्ट एज अ सेल सरफेस मार्कर। दे आर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकग्निशन एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर। जैसे हम पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में या लोअर सेक्शन में हमने पढ़ा है, सेल्स देन टिश्यूज, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम। तो या जो सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के जरिए इनकी कॉम्बिनेशन होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स टू सेल रिकग्निशन, यानी अपने जो सेम सेल्स होंगे उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे ये एक सेल है, उसका ये पार्ट जो है, यकीनन जो ये पार्ट है ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट है, ये दूसरे सेल इसके रिसेप्टर के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे ये सेल टू सेल रिकग्निशन है। जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, जैसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल हो गए। ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है। तो इनकी मदद से, इन ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, और देन इंटरसेल्युलर ज्वाइनिंग होती है, यानी दो सेल्स आपस में लिंक होंगे या जुड़ जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो ही जो इनकी जो है ज्वाइनिंग होगी, कॉम्बिनेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन ना होते तो एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। तो ये बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है। इसे हम कहेंगे सेल टू सेल रिकग्निशन। नंबर 2 नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे इसमें काफी सारे डाइवर्स फंक्शन है कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट सेल्स इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। अब ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों की होगी उसमें? जैसे एक ट्रांसपोर्ट होगी कि जैसे टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जैसे अगर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स में जैसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वहां से ऑब्टेन करना, यकीनन थ्रू सेल मेम्ब्रेन होंगी, क्रॉस करेंगे। एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस, अगर एक सेल के अंदर वेस्ट बन गई है, जमा हो गई है, तो इसको एक्सक्रीट करके भेजेंगे बाहर सेल से। सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे कई ऐसे सेल्स कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये मेम्ब्रेन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन से यकीनन क्रॉसिंग होगी तभी ये सिलसिला होगा। मेंटेन सुइटेबल पीएच एंड आयोनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। जैसे हाइड्रोजन आयंस हैं, ये इनकी जो कंसंट्रेशन है, या बाइकार्बोनेट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन है मेंटेन रखना है, सेल के अंदर आना या बाहर जाना, यकीनन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही जाएंगे। तो ये सारे फंक्शंस हैं, दे ऑल दीज फंक्शंस आर रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन। किस हेडिंग में? रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाहर का एनवायरनमेंट है, इन दोनों को रेगुलेट रखने के लिए, जैसे यकीनन मटेरियल सेल के अंदर भी दाखिल होते रहते हैं, बाहर भी जाएंगे, जैसे वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर भी जाएंगे,
तो ये थ्रू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। तो फंक्शन ही आपको याद करने, कोई लॉजिकल इसमें बड़ी बात नहीं है, प्रोसेस नहीं पूछा गया है उससे, तो जस्ट फंक्शन ही है। और इसी तरह से ये एक हेडिंग है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, सेल सरफेस मार्कर, ये प्रोटीन ऐसे होते हैं, इलस्ट्रेशन है, जनरली ऐसे इलस्ट्रेशन है। और ये फंक्शन हो गए इनके जनरली। और बाकी ये एसटीबी का जो टॉपिक है 58 59 पे, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, लिपिड बाइलेयर कोर है, फ्लूइड स्टेट प्रोटीन, आइसबर्ग, इस तरह से जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, हमने शायद ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, डिस्कस की हैं। इंटीग्रल प्रोटीन इनकॉर्पोरेटेड इन लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड चैनल फॉर आयन मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, सोडियम पोटेशियम चैनल है। पेरिफेरल प्रोटीन आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर ऑन द सेल सरफेस है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है, एमएचसी मेजर हिस्टोकॉम्पिटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह के जो प्रोटीन है। एसटीबी में जो है पॉइंट्स मौजूद है 58 पेज पे, जस्ट ये सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस हैं या फंक्शंस हैं, जिसमें एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इनकी डेफिनेशन वाइज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, और इसमें एनर्जी का यूज या इस्तेमाल नहीं होता। फर्दर दो प्रोसेस है, एक डिफ्यूजन है, दूसरा ऑस्मोसिस है। जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है। ऑस्मोसिस वाटर एंड सॉल्यूट का बैलेंस होता है, उससे हम कहेंगे ऑस्मोसिस कहेंगे। और इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होती है, यूज ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें एक एंडोसाइटोसिस है और दूसरा जो है एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। एंडोसाइटोसिस, एंडो रेफर्स टू इनसाइड, साइटो रेफर्स टू सेल, सिस इज द process in which materials move inside the cell is called the endocytosis. Process by which materials move outside the cell is called the exocytosis. बट इसका एक फिनोमेना है या प्रोसेस है, उसके जरिए होंगे एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, जिसमें जस्ट हमें एंडो और एक्सोसाइटोसिस को देखेंगे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को। एंडोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, जैसे ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है लिक्विड सब्सटेंसेस है। जब लिक्विड सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, देन आप जैसे देखें आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेशन हुई और एक वेजिकल बन गया, और वेजिकल जो उसके अंदर ये सारी जो लिक्विड पार्ट्स, यही लिक्विड पार्ट्स अब इस सेल के अंदर आ गए। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस हो या फेगोसाइटोसिस, बोथ आर कॉल्ड एज ये एंडोसाइटोसिस है। बिकॉज सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर दाखिल हुए तो उसे फेगोसाइटोसिस कहेंगे, लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर दाखिल हुए तो इसे हम कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। आखिरी कैटेगरी इसमें है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे आउटसाइड होती है, एक्सो लफ्ज की मीनिंग ही आउटसाइड होती है। साइटो रेफर्स टू सेल, यानी मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है सेल है जिसका इनसाइड, ये सेल है, साइटोप्लाज्म है, और इसमें ये मटेरियल है सेल से बाहर जाना है, वेजिकल के अंदर ये मटेरियल्स पड़े हैं। ये वेजिकल जो है, ये वेजिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुई, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद ये मटेरियल सेल से बाहर चले गए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सो रेफर्स टू आउटसाइड, साइटो रेफर्स टू सेल, सिस प्रोसेस, प्रोसेस इन विच मटेरियल्स process in which materials move out of the cell is called as exocytosis. Process in which materials move outside the cell is called as एक्सोसाइटोसिस। तो ये एक्सोसाइटोसिस का अमल हुआ जिसके जरिए मटेरियल्स जो है सेल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसकी एक बड़ी तस्वीर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक्सोसाइटोसिस का फिनोमेना होता है। एक्सोसाइटोसिस में जैसे साइटोप्लाज्म वाली साइड है, उसमें जैसे ये मटेरियल है, ये वेजिकल के अंदर बंद पड़ा है, ये मटेरियल जो वेजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद यही मटेरियल जो सेल से बाहर चला जाता है। तो इस अमल को हम कहेंगे कि ये एक्सोसाइटोसिस है। तो ये सारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की हेडिंग में आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की हेडिंग में आते हैं। ठीक है, और नंबर 2 जैसे हम न्यूक्लियस पे आएंगे, सेल का न्यूक्लियस पार्ट है, जैसे ये भी हमारे पीएमसी के सिलेबस में शामिल है, और पीएमसी के सिलेबस में शामिल है। जैसे आप सबको मालूम है, जैसे एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सेंटर पे होता है,
सेंट्रल पार्ट पे होता है। और जो प्लांट सेल होता है उसमें आपने देखा होगा, प्लांट सेल में ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो जो है एक पेरीफ्री या साइड या किनारे पे होता है, जैसे ये वैक्यूल है, और ये साइड पे किनारे पे जैसे ये न्यूक्लियस होता है। तो ये दोनों की लोकेशन में फर्क है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। बाकी थोड़ी सी टोकन टाइप की पॉइंट्स हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई किया था, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज, ये एसटीबी की पॉइंट्स हैं, ये चंद एक पॉइंट्स हैं, एसटीबी की पॉइंट्स हैं। शेप इनकी राउंड ओवल और लोब इलांगेटेड हो सकती है, 1 2 और मैनी न्यूक्लियस पर सेल हो सकता है। जैसे ऐसे न्यूक्लियस जिसमें ऐसे सेल जिनमें मैनी न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिनोसाइटिक। जैसे फंजाई के हवाले से आपने पढ़ा होगा, एक ऐसे फंजाई की हाइफी होती हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, सच हाइफी आर कॉल्ड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक की मीनिंग होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड की मीनिंग है जिसमें मैनी न्यूक्लियस हो तो उसे हम कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसाइटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो किसी भी न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस। जैसे ये एक टिपिकल एक न्यूक्लियस की इलस्ट्रेशन है। इस इलस्ट्रेशन के अंदर ये चारों पार्ट्स मौजूद हैं। जैसे पहला पार्ट सबसे बाहर जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग और मेम्ब्रेन होती है, जिसे न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल जो मौजूद है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ भी कहेंगे, आल्सो कॉल्ड एज कैरियोलिम्फ, आल्सो कॉल्ड एज कैरियोलिम्फ। एसटीबी के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। न्यूक्लियर रेटिकुलम थ्रेड्स का एक जिस तरह से नेटवर्क अंदर फाइन थिन थ्रेड्स का नेटवर्क है जो क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है। जब सेल डिवाइड होने की तरफ जा रहा होता है तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियर रेटिकुलम। और उसके बाद नंबर 4 एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो किसी भी टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर ये 4 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप, और ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है जिसे हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, और चौथा पार्ट जो न्यूक्लियोलस होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका जो तादाद, इनका तादाद एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिनका काम आरएनए एंड राइबोसोम फॉर्मेशन होता है इस न्यूक्लियोलस का होता है। बाकी जैसे आप देखें कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीट बैरियर नहीं है, इसमें पोर्स मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। इनकी मदद से जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा, हमने जैसे पढ़ा है कि डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो इन्हीं न्यूक्लियोपोर्स के जरिए बाहर आता है, साइटोप्लाज्म की तरफ आता है। तो ये न्यूक्लियोपोर्स हैं, न्यूक्लियोपोर्स भी है। तो 4 कंपोनेंट होते हैं किसी भी एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर रेटिकुलम एंड नंबर 4 इज न्यूक्लियोलस। 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, पोरस भी है, जैसे आपको पता है पोरस की मीनिंग होती है हैविंग पोर्स, जिसमें पोर्स हो तो उसे हम कहेंगे पोरस कहेंगे, जिसमें पोर्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं पोरस। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन, पोरस भी है। सब्सटेंसेस पास बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जैसे एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म आएगा तो इन्हीं पोर्स के जरिए आएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म आर कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियस इज फिल्ड विद प्रोटीन रिच फ्लूइड और कंटेन्स न्यूक्लियर रेटिकुलम। प्रोटीन रिच फ्लूइड होगी तो यकीनन उसे हम कहेंगे कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो रेफर्स टू न्यूक्लियस, प्लाज्म की मीनिंग ये जैसे फ्लूइड एनवायरनमेंट होता है उसको, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रेटिकुलम जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, ये फाइन वेरी थिन थ्रेड्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ डीएनए, कंपोस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे क्रोमोसोम की कंपोजिशन है वही सेम है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट चेंजेस टू क्रोमोसोम व्हिच कंटेन जीन्स दैट आर द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सिंपल सी चीजें हैं कि इसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है पहले जो है सेल डिवाइड होने से पहले वेरी थिन होते हैं, इनविजिबल होते हैं, इलांगेटेड फॉर्म में होते हैं। जो भी सेल डिवाइड होगा तो थिन की जगह पे ये थिक हो जाएंगे, इलांगेटेड की जगह पे ये क्वाइल्ड हो जाएंगे, इनविजिबल की जगह पे विजिबल हो जाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, और इन्हीं जीन्स के जरिए कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर जो हर स्पीशीज का अलग अलग होता है, क्रोमोसोम नंबर जैसे हमने पढ़ा है, जैसे इंटर क्लास में चैप्टर 6 में इनकी डिटेल है। हर एक स्पीशीज के अंदर जैसे क्रोमोसोम नंबर स्पेसिफिक इन नेचर होता है, बट क्रोमोसोम नंबर वेरी इन फॉर्म,
नंबर स्पीशीज टू स्पीशीज। इंटर में चैप्टर 6 जो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए की हेडिंग के अंदर भी एक लिस्ट दी गई है, चंद एक ऑर्गेनिज्म है जिनके क्रोमोसोम नंबर दिए गए, बट यहाँ भी जनरली है कि हर स्पीशीज में डिफरेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में, जैसे ह्यूमन बीइंग में आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड नंबर जो है डिप्लॉयड नंबर 46 है, और जो हेप्लॉयड नंबर जो 23 नंबर होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। जैसे ये ऐसे नंबर्स जो मौजूद हैं, ठीक है। वेरी वेल कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स इन आर्म एंड सेंट्रोमियर। जैसे आप देखें एक सेंट्रोमियर ये जो पार्ट है जिसके जरिए जैसे 2 क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर, और ये जो रीजन होगा इसे हम कहेंगे आर्म कहेंगे, इस रीजन को हम कहेंगे आर्म कहेंगे। क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ टू थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिड। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है उसके 2 क्रोमेटिड्स होंगे, जैसे ये एक क्रोमेटिड और इसी तरह से ये दूसरा क्रोमेटिड्स। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स होंगी, 2 chromatids are held together by centromere, and from सेंट्रोमियर से लेकर एंड तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहेंगे आर्म। सेंट्रोमियर से एंड तक डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे आर्म कहेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की। ऐसे टर्म्स जो है एसटीबी में मौजूद हैं। 4 किस्म के जो क्रोमोसोम्स हैं, हम इनकी थोड़ी सी इस सेंट्रोमियर की लोकेशन के हवाले से क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। जैसे अगर आप देखें, एक है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो वी शेप होते हैं। इसी तरह से एक जे और एल शेप क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो होते हैं जे और वी शेप क्रोमोसोम होते हैं, 2 इक्वल आर्म्स होती हैं। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जैसे उनमें जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड पे होता है और ये रॉड और आई शेप होते हैं। सब टीलोसेंट्रिक एक चौथा भी टाइप है सब टीलोसेंट्रिक ये भी आई या रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है, एक छोटी जैसे आर्म होती है, एक बड़ी होती है। ओवरऑल इनका जो लुक होता है वो जैसे लाइक रॉड और आई शेप होता है। तो 4 किस्म के क्रोमोसोम है। एसटीबी में इनकी डायग्राम्स भी मौजूद हैं, एसटीबी में इनकी डायग्राम्स भी मौजूद हैं, और ये थोड़ी सी डेफिनेशन वाइज भी इनको आप देख सकते हैं। 4 किस्म की क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। और न्यूक्लियोलस है, जिससे आपको पता है कि चौथा और आखिरी पार्ट जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस है, राउंड बॉडी है, 1 और मोर पर न्यूक्लियाई होते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा होते हैं। डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड देन रीअपियर्स सेल डिवीजन के टॉपिक में ऐसी हेडिंग्स मौजूद हैं। और आपको पता है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। ये इनका जो चीफ और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो आप याद करेंगे, न्यूक्लियोलस जिसका काम है सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम। आरएनए एंड राइबोसोम सिंथेसिस न्यूक्लियोलस का काम है। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, इनकी जो फीचर्स थी। अब जैसे न्यूक्लियस के बाद जैसे साइटोप्लाज्म की हेडिंग है जो हम जैसे कल पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल। सी यू बाय नेक्स्ट। अब आपकी जो है केमिस्ट्री की क्लास होगी। सी यू।